हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव एस वाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हमने अपने एस वाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हिंदी साहित्य की शुरुआत कर रखी है, जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको चार कालखंडों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो आप सबको पता है कि जो आदिकाल है, आदिकाल, भक्ति काल और रीति काल तक की जो है मैं सारी वीडियो डाल चुकी हूँ। जो बच्चे टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे यूजीसी नेट, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे एस वाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है, बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर आधुनिक काल पढ़ रहे हैं, और आधुनिक काल के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जहाँ से हमारे आदिकाल का जो प्रारंभ है, यानी कि आधुनिक काल का प्रारंभ, यानी कि गद्य का विकास किन परिस्थितियों में हुआ, किन किन लोगों ने सहयोग किया, कौन सी पत्रिकाएं थी, कौन सी संस्थाएं थी जिन्होंने गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसकी मैं एक वीडियो डाल चुकी हूँ आधुनिक काल के नाम से। आप उसे नहीं देखी है तो देख सकते हैं। उसके बाद हमने आधुनिक काल के को कविता के विकास के माध्यम से जब हमने इसको बांटा आधुनिक काल को, तो इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, विभिन्न प्रकार के इस प्रकार से उपभागों में विभाजित किया गया आधुनिक काल को। तो हमने आधुनिक काल के अंतर्गत हमने भारतेंदु युग सबसे पहले पढ़ लिया था, और भारतेंदु की मैंने जो काव्य कृतियाँ थी वही डाली और डाल दी हैं इससे पहले वाली वीडियो में। और भारतेंदु युग के, भारतेंदु मंडल के जो कवि थे, उनकी रचनाएं भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दी हैं। और आज का हमारा टॉपिक है भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ, यानी कि जब जिस युग को भारतेंदु युग का नाम दिया गया, उस युग के में जब साहित्य रचनाएं हो रही थी, कृतियों की रचनाएं हो रही थी, तो काव्य की प्रवृत्तियां क्या थी, मतलब किन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर काव्य रचना हो रही थी, इसकी प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। इसे हम भारतेंदु युगीन युग की विशेषताएं भी कह सकते हैं कि क्या कुछ विशेष था उस काव्य में, उन्हीं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो ये वीडियो हर एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि एमए वाले विद्यार्थी। और वैसे तो इसमें अनेक बातों का पता चलता है, तो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट वाले बच्चे भी इसे देख सकते हैं। और जैसे कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के हरियाणा में आने वैकेंसीज आने वाली हैं, यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया गया है, और संभावना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी बदला जाएगा। तो जब सब्जेक्टिव होता है तो उसके लिए भी हमारा ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। बाकी आपको पता है कि भारतेंदु युग जो है वो 1850 ईस्वी से लेकर 1900 तक के ईस्वी का समय रहा है। और प्रवृत्तियां वही होती हैं जो उस समय का देश काल और वातावरण होता है, यानी कि उस समय क्या स्थिति थी, कैसा वातावरण थे, कैसी कैसी घटनाएं घटित हो रही थी। तो आपको पता है कि जो कवि है, रचनाएं करता है, वो भी एक समाज में रहकर ही रचनाएं करता है, और समाज के अंदर जो वातावरण में, यानी कि उसके चारों तरफ जो परिस्थितियां होती हैं, उसका प्रभाव सीधा उस समय के काव्य में देखने को मिलता है। तो भारतेंदु युगीन काव्य की प्रवृत्तियां पढ़ें तो आपको इसका समय सीमा ध्यान होनी चाहिए कि 1850 से 1900 ईस्वी तक का है। तो आपको पता है कि 1850 ईस्वी के आसपास हमारा जो भारत देश था, वो अंग्रेजों के गुलाम था। कभी मराठे आ रहे थे, कभी मुगल आ रहे थे, कभी अंग्रेज आ रहे थे, मनमाने अत्याचार कर रहे थे। तो जो सामाजिक दुर्दशा थी वो तो थी बेकार। अनेक प्रकार की जो कुसंगतियाँ, विसंगतियाँ थी समाज में फैली हुई थी, आडंबर फैले हुए थे। और एक साथ ही साथ देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन भी चल रहे थे। तो इन सभी का प्रभाव जो है उस समय की युगीन प्रवृत्तियों में, काव्य की प्रवृत्तियों में देखने को आपको मिलेगा। तो 1857 में आपको पता है स्वतंत्रता संग्राम भी होता है। तो उस समय कौन सी हालात रही होंगी जिसका हमारे काव्य पर प्रभाव पड़ा, वो सारा आज हम भारतेंदु युगीन काव्य कृतियों में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर इसकी जो पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम, आपके लिए लिखना आसान हो जाएगा। कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, किस प्रकार से आप लिख कर, ये भी मैं अब आपको बताऊंगी यहाँ पर। तो ये मैंने आपको भूमिका बताई अभी भारतेंदु युग की। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वाह करने हेतु
जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन अपनी कविता में किया। तो जैसे कि आपको देखा है, भारतेंदु युगीन जो कवि थे, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया, मतलब एक कवि होने का कर्तव्य का पालन किया। और इन्होंने उस समय समाज में जो सामाजिक दशा थी, जो आर्थिक स्थिति थी, जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, उन सभी पहलुओं को उद्घाटित किया अपनी कविताओं में। यही मैंने आपको अभी बताया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में विद्यमान थी। मतलब भाव, कविता का भाव, भाव पर भी प्रभाव पड़ा, भाषा पर भी प्रभाव पड़ा। आप देख रहे कि रीति काल के अंदर जो है हमारी ब्रज भाषा का प्रचलन था, सारा जो काव्य था वो ब्रज भाषा के अंदर हो रहा था। लेकिन भारतेंदु युग में खड़ी बोली का प्रारंभ भी यहाँ पर हो चुका था। छंद आदि सभी दृष्टियों से क्या था, इस काल के साहित्यकारों में ये सारी प्रवृत्तियां विद्यमान थी। इनकी काव्य प्रवृत्तियों का उद्घाटन अग्र शीर्षकों में किया जा सकता है। मतलब अब हम पॉइंट वाइज इनको देखेंगे, एक एक बारी बारी करके देखते हैं। और सबसे पहला ही हमारा आता है राष्ट्रीयता की भावना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1850 से 1900 तक की जो समय सीमा है, भारतेंदु युग की समय सीमा है, और उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। तो राष्ट्रीयता की भावना तो स्वाभाविक सी है कि उसके काव्य में आनी ही आनी थी, जो कवि थे। तो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत उन कवियों ने रचनाएं की, देश के लोगों को अपने काव्य के माध्यम से जागरूक किया और देश के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया अपने काव्य के माध्यम से। विदेशी, अब ये देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना नंबर 1, भारतेंदु युग की पहली ही प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदु युगीन कवियों ने किया। उनमें से कौन कौन कवि थे? राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश, राधा कृष्ण दास की कविता भारत बारहमासा, और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊनी। ये जो पंक्ति है ये एक विशेष ये कविता है वैसे तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की, और खूब आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि ये किसकी रचना है, तो ये प्रेमघन की है। और राधा कृष्ण दास किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की रचना है भारत बारहमासा। और ये किस प्रकार की रचनाएं हैं? तीनों ही ये रचनाएं हैं राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत। तो राधाचरण गोस्वामी की हमारो उत्तम भारत देश। इस प्रकार से आपको साथ साथ रचनाएं भी याद हो जाएंगी, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भारतेंदु युग के सभी कवि और उनकी रचनाएं मैंने डाली थी। और अब अगर ये इस तरीके से आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। इसी भावना से ओतप्रोत हैं भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्र अंकित किया। देखना, ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। अब पंक्तियां भी जो यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं वो वैसे रटते रहते हैं, अगर आप इस तरीके से डिटेल से पढ़ते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। भीतर भीतर सब रस चूसे, ये पंक्ति पूछी जाती है एग्जाम में कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये भारतेंदु की है। हंसी हंसी के तन मन धन मुसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो कह रहे कि नहीं सखी, ये साजन नहीं है अंग्रेज, ये भीतर भीतर सब रस चूसे, ये हमारे देश की जड़ों को खोखला करते जा रहे हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। आप राष्ट्रीयता की भावना में जब आप ये पॉइंट बनाते हैं तो ये पंक्तियां लिखते हैं, आपको नंबर और भी ज़्यादा मिलने की संभावना हो जाती है। हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, ठीक है, ये याद रखनी है आपको। चारों पंक्तियां याद नहीं रख पाते हैं तो आपको दो पंक्तियां जरूर लिखनी है। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। देशभक्ति और राजभक्ति दोनों का ही जो समन्वय मतलब एक सामंजस्य भारतेंदु जी में मिलता है। अंग्रेज कुशल शासन व्यवस्था कर रहे थे, पर भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण भी कर रहे थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि हम बहुत ही अच्छी शासन व्यवस्था भारत के अंदर स्थापित करके भारतीय व्यवस्था को चला रहे हैं, लेकिन वो भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे। इसका उल्लेख भारतेंदु जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चले जात यही अति ख्वारी,
पै धन विदेश चली जाती। ये जो दो पंक्तियां हैं, ये दोनों पंक्तियां भी भारतेंदु जी की हैं और एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। वस्तुतः द्विवेदी युग में जिस राष्ट्रीयता का उदय कवियों में हुआ उसका बीजारोपण भारतेंदु युग में हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी प्रवृत्ति या कोई भी जो काल है वो एक निर्धारित बिंदु पर वो उसका विकास नहीं हो सकता। एक समय लगता है उसको विकास होने में, उसकी काव्य रचनाएं होने में। तो जो द्विवेदी युग में जो राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ उसका जो बीजारोपण है वो भारतेंदु युग में शुरू हो चुका था। मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि भारत भारती की रचना संभवतः भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही कर सके। ठीक है। ये कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं, इन्होंने भारत भारती की जो रचना की वो भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर ही की थी। तो दूसरा हमारा उपविषय आता है, इसी का दूसरा पॉइंट है हमारा समाज की दुर्दशा का चित्रण। पहला था राष्ट्रीयता की भावना, आपको मैं साथ साथ याद करते जाऊंगी कि अंग्रेजों को तो ये लग रहा था कि हम बहुत ही अच्छी व्यवस्था देश में बनाकर चल रही हैं, लेकिन वो भीतर ही भीतर भारत का आर्थिक शोषण कर रहे थे। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये जो पंक्तियां मैंने आपको अभी बताई थी कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी और एक ये भीतर भीतर सब रस चूसे, ये पंक्तियां आप लिख सकते हैं। इनसे अंग्रेज जो हमारा आर्थिक शोषण कर रहे थे वो बात इससे घटित होती है। दूसरा पॉइंट है भारत समाज की दुर्दशा का चित्रण। अब समाज की दुर्दशा तो होनी जरूरी थी। रीतिकाल के कवियों ने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे कि इन्होंने कहा है कि इससे आधुनिक काल से पहले जो काल रहा था वो रीतिकाल रहा था, और रीतिकाल के अंदर क्या कर रहे थे कवि, देखा देखी, संस्कृत कवियों के देखा देखी लक्षण ग्रंथों की रचना कर रहे थे। उन्होंने समाज की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली थी। समाज में क्या कुछ घटित हो रहा था इसका उन्होंने कोई जिक्र अपनी रचनाओं में नहीं किया। किंतु भारतेंदु युगीन कवियों ने सामाजिक जीवन का यथा तथ्य निरूपण करने में रुचि दिखाई है। आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ। मतलब जो हमारी आर्य समाज और जो ब्रह्म समाज जैसी संस्थाएं थी या जैसे हमारे सामाजिक आंदोलन थे, इन्होंने लोगों के अंदर एक नई सामाजिक चेतना का विकास किया। और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की, अस्पृश्यता होता है छुआछूत, और जनता के ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी। सामाजिक रूढ़ियों को नकारते हुए सामाजिक रूढ़ियां कौन कौन सी थी? ये तो थी उस समय की कई सामाजिक चेतना लोगों को, मतलब विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता निवारण की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने वाली कविताएं लिखी। दूसरा क्या था, जो सामाजिक रूढ़ियां थी हमारे समाज के अंदर, सामाजिक रूढ़ियां कौन सी थी? बाल विवाह, विधवा विवाह, सती प्रथा, छुआछूत को काव्य का विषय बनाया। और सामाजिक कुरीतियों, जैसे कि सामाजिक कुरीतियां कौन कौन सी थी? छल कपट एवं पाखंड का खंडन करने में इन कवियों ने बढ़ चढ़कर योगदान किया। सामाजिक रूढ़ियां का आपको ध्यान रखना है कि सामाजिक रूढ़ियों के अंदर आपका बाल विवाह आ जाता है, विधवा विवाह, सती प्रथा और छुआछूत, ये तो सामाजिक रूढ़ियां थी, इनको अपने काव्य का विषय बनाया। दूसरा जो सामाजिक कुरीतियां थी वो कौन कौन सी थी? जैसे कि आपस में छल कपट, पाखंड का खंडन, और कवियों ने बढ़ चढ़कर इसमें योगदान दिया। भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा का चित्रण इन पंक्तियों में किया, तो ये पंक्तियां भी आपको लिखनी है। रोभु सब मिली आभू भारत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। कह रहा कि भारत की दुर्दशा देखी नहीं जा रही थी। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घर ने पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले साहबों पर व्यंग्य करते हुए लिखा। मतलब बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन भी इसी युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। और इन्होंने जो लोग पाश्चात्य सभ्यता यानी कि पश्चिमी सभ्यता का अंधा अनुकरण कर रहे थे उन साहबों पर व्यंग्य किया। जैसे कि आज भी आप देख रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण का मतलब है, जैसे कि आजकल लोग अपनी संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, चाहे वो खाने के लिहाज से हो, चाहे पीने के लिहाज से, चाहे ओढ़ने पहनने के लिहाज से। आज
आज अगर हम अपने वस्त्र आभूषणों की तरफ देखें, वस्त्र हो चाहे आभूषण हो, लोक संस्कृति को लोग छोड़ चुके हैं और पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे छोटे-छोटे कपड़े पहनना, जो कि हमारे संस्कृति में नहीं है। और खाने-पीने में इडली, डोसा, चाउमीन, फलाना-ढिकड़ा ये सब पाश्चात्य सभ्यता का ही प्रभाव है। तो इस पर बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने क्या किया? एक व्यंग्य किया और ये व्यंग्य परक इनकी पंक्तियाँ हैं। चूसू चुरुट लाख पर लागत पान बिना मुंह सुन अक्षर चार पढ़े अंग्रेजी बन गए अफलातून। कह रहे 4 अक्षर पढ़कर अंग्रेज यहाँ पर अफलातून बने हुए हैं। आगे है बाल विधवाओं की दुर्दशा पर प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा? कौन करे जो नहीं कसकत। ये पंक्ति वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है कि ये पंक्ति किसकी है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र की है। ये आपको याद रखनी है। कौन करे जो नहीं कसकत, कौन करे जो नहीं कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की, कि बाल विधवाओं की विपत्ति को कौन सुनने वाला है। ये इस तरीके से इन पर व्यंग्य किया है। राधाचरण गोस्वामी ने भी भारत की दुर्दशा का चित्रण करते हुए लिखा। देखो, भारत की दुर्दशा के चित्रण में किसने? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने व्यंग्य किया, फिर प्रताप नारायण का व्यंग्य है और फिर राधाचरण गोस्वामी जी की ने किस प्रकार से भारत की दुर्दशा का चित्रण किया। मैं हाय हाय दे धाय पुकारो रोई, कह रही मैं हाय हाय करके धाय करके पुकारी रोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई, कि भारत की डूबती हुई नैया को कोई तो उबारो। ये पंक्तियां हैं राधाचरण गोस्वामी जी की। आगे आता है वस्तुतः वे अपनी पीढ़ी को सचेत करते हुए भारत की डूबी नैया को उबारने की बात कह रहे हैं। मतलब ये जितने भी कवि थे भारतेंदु युग के, इन्होंने भारत की दुर्दशा को अपनी कविताओं के माध्यम से उजागर किया और लोगों को सचेत करने का प्रयास किया। और ये पंक्तियां उनकी प्रमुख पंक्तियां हैं जो सचेत करने के लिए प्रमुख हैं। ठीक है। श्रृंगारिकता, तीसरा आपका पॉइंट आता है श्रृंगारिकता। पहला था राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा था समाज की दुर्दशा का वर्णन और तीसरा है श्रृंगारिकता। तो भारतेंदु युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की। श्रृंगारिकता तो आपको पता है रीतिकाल में भी थी। रीतिकालीन पद्धति पर नख सिख वर्णन एवं नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही है। साथ ही कृष्ण को नायक मानकर तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया गया। अब श्रृंगारिकता के अंदर क्या है कि जो श्रृंगारिकता रीतिकाल के अंदर हो रही थी, जैसे कि नख सिख वर्णन। नख सिख होता है जिसमें एडी से लेकर मतलब एडी के पास जो हमारे पैरों के नाखून होते हैं, नख, यहाँ से लेकर सिख, सिख मतलब शिखा चोटी तक का वर्णन श्रृंग सुंदरता में, जिसे नायिका भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही किया। साथ ही इन्होंने किया श्री कृष्ण को नायक माना और राधा को नायिका मानकर भी उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण किया। भारतेंदु जी की जो रचनाएं हैं, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, प्रेम प्रेम प्रेम। वह संधि को प्राप्त नायिका का सुंदर चित्र दृष्टव्य है। शिशुताई अजो ने गई तनते, तऊ जीवन ज्योति बटोरे लगी, सुनी कै चर्चा हरिचंद की कानन, कूक दे बोहो मरोरे लगी, बची सासू जेठाने सो पियत, दूरी घूंघट में द्रग जोरे लगी, दुल्ही उलही सब आंगन तय, दिन द्वैत पीयूष निचोरे लगी। तो ये पंक्तियां हैं जो श्रृंगारिकता को दर्शाती हैं उस समय की। ठीक है, नायिका के बारे में बता रखा है। और इन कवियों ने ये नहीं कि देखो, जब हम श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो श्रृंगार दो प्रकार के वर्णन करते हैं, में एक संयोग भी होता है और दूसरा वियोग भी। तो इन्होंने वियोग, ये नहीं कि संयोग श्रृंगार का ही चित्रण किया है, इन्होंने वियोग श्रृंगार का भी सुंदर चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। ठाकुर जगमोहन सिंह ने अपनी रचना प्रेम संपत्ति ललिता में नायिका के विरह का निरूपण इन पंक्तियों में किया है। ये पंक्तियां आपको नोट डाउन करते हुए चले जाना है। ठाकुर जगमोहन सिंह की पंक्तियां हैं ये। अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गरे लग के छतिया। ठीक है। मन की करी भांति अनेकन ओ, मिला दीजिए री रस की बतियां, हम हारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी बहू ने भरी बत्तियां।
पतियाँ, जगमोहन मोहिनी मूर्ति के बिना कैसे कटे दुख की रतियाँ। ये वियोग श्रृंगार का वर्णन है और ठाकुर जगमोहन द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्णन दास जैसे कवियों ने श्रृंगार को अपने काव्य का विषय नहीं बनाया। तो कौन लोग थे भारतेंदु युग में जिन्होंने श्रृंगार को अपना काव्य विषय नहीं बनाया? तो ये थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र और राधा कृष्णन दास। ठीक है, नेक्स्ट है भक्ति भावना, कि भारतेंदु युग के अंदर जो एक प्रवृत्ति है वो भक्ति भावना की प्रवृत्ति भी रही। अभी तक हमने 3 पढ़ी हैं। नंबर 1 राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है समाज की दुर्दशा का, समाज या भारत की दुर्दशा लगा लो, समाज की दुर्दशा का वर्णन, तीसरा हमने पढ़ा श्रृंगारिकता और अब आपका आता है भक्ति भावना। ठीक है, तो भक्ति भावना भी थी। भारतेंदु जी की भक्ति भावना पैतृक विरासत में मिली थी। उनका भक्ति परक रचनाओं में प्रमुख है भक्ति सर्वस्व, ये भी भारतेंदु जी की ही कविताएं हैं। वैशाख मातम में एवं कार्तिक स्नान। भारतेंदु जी पुष्टि मार्गी भक्त थे और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, इसलिए वे इस प्रकार की पंक्तियां लिख सकने में समर्थ हो सके। मेरी तो साधन एक ही है, जग नंद लला वृष भानु दुलारी। कह रहा मेरा तो साधन एक ही है इस संसार में, नंद लला, नंदलाल का लाल मतलब भगवान श्री कृष्ण जी, वृष भानुजा, वृष भानु की दुलारी कौन थी? राधा। तो ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। और राधा कृष्ण की मधुर छवि का अंकन उनके अनेक पदों में उपलब्ध होता है, यथा जैसे कि आप देख सकते, नैन भरी देखी लेहू ये जोरी, नैन भरी देख, नैनों से भरकर देख लेती हूँ मतलब जी भरकर इस जोरी को। मनमोहन सुंदर नर नागर श्री वृष भानु किशोरी, कहा कहूँ छवि कहीं नहीं आवे, वह सावर ये है गोरी, मतलब राधा गोरी है और भगवान श्री कृष्ण जी सांवरे रंग के हैं। ये मन को मोह लेने वाली सुंदर जो जोड़ी है इसे मैं देख लेती हूँ। तो ये भी भारतेंदु जी की पंक्ति हैं और राधा कृष्ण जी के वर्णन किया गया है इसमें। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास के काव्य में भक्ति भावना का वह स्वरूप दिखाई पड़ता है जो निर्गुण भक्त कवियों के काव्य में विद्वान था। मतलब प्रताप नारायण मिश्र एवं राधा कृष्ण दास का जो काव्य में की जो भक्ति भावना है वो निर्गुण टाइप की है, निर्गुण भक्त कवियों की तरह है। उन्होंने संसार की नश्वरता, माया मोह के बंधन और विषय वासना की निस्सारता आदि का उल्लेख अपनी रचनाओं में किया है। जो विषय संतन तजी, ये पंक्ति भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पूछी जाती है एग्जाम में, आप याद कर लें। ये पंक्ति राधा कृष्ण दास जी की है। जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटात, जो नर डारत वमन करी स्वान स्वाद सोखात। ठीक है, तो ये राधा कृष्ण दास जी की पंक्तियां हैं। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने अपनी दीनता का उल्लेख किया है और उनसे अपने उद्धार की प्रार्थना की है। उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे हैं तैसे तुमरे ही नहीं और जो सो काज। ये भी भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं। इस काल की कुछ अन्य भक्तिपरक रचनाएं हैं। ये सारा हम भक्तिपरक करें, आपको इतनी पंक्तियां लिखने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले अपना हेडिंग डालेंगे कि जो भक्ति भावना थी, फिर आपको भक्ति भावना के बारे में बताना है कि ये तो भारतेंदु जी को तो पैतृक में मिली थी, इनकी रचनाओं में भक्ति परक रचनाएं हैं, ये तीनों आपको बता देनी है। और ये पुष्टि मार्गीय भक्त थे, वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। और ये पंक्तियां आप यहाँ से इनकी 1-2 लिख सकते हैं, किसी की 1 की या 2 की, अगर सारी भी आपको याद नहीं होती हैं तो। ठीक है, आगे और भी इस काल की कुछ अन्य भक्ति परक रचनाएं भी हैं, जैसे अलौकिक लीला है, ये रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है। कंस वध है, ये अंबिका दत्त व्यास की है। सूर्य स्त्रोत है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की है। नव भक्त माल राधा चरण गोस्वामी। भक्ति सर्वस्व भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। वैशाख माते भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की ये भक्ति परक रचनाएं हैं। नव भक्त माल किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की। तो ये आपको याद रखना है। अगली जो प्रवृत्ति थी भारतेंदु युग में, ये प्रकृति चित्रण की प्रवृत्ति रही।
ये नहीं कि उन कवियों ने राष्ट्रीयता की भावना, समाज की दुर्दशा और श्रृंगारिकता पर ही प्रकाश डाला। प्रकृति चित्रण भी उस काल के कवियों ने अपने काव्य रचनाओं में किया। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। मतलब प्रकृति का वर्णन तो किया, कहीं कहीं पर तो आप देखते हैं कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो भारतेंदु युग के कवि हैं, इन्होंने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया। यद्यपि कहीं कहीं परंपरा निर्वाह करते हुए भी प्रकृति निरूपण किया गया है। एक ओर तो बसंत, वर्षा आदि ऋतुओं के मनोहारी चित्रांकित किए, तो दूसरी ओर गंगा, यमुना, चांदनी आदि का सुंदर चित्रण किया है। भारतेंदु कृत बसंत, ये भारतेंदु जी की रचना है बसंत। होली में बसंत का वर्णन है, और बसंत होली में बसंत का वर्णन है। बसंत होली ये रचना है भारतेंदु की, तो बसंत का वर्णन है। तथा चंद्रावली नाटिका में यमुना का वर्णन किया गया है। प्रकृति के माध्यम से नायक नायिका की श्रृंगार चेष्टाओं का निरूपण भी किया गया है। भारतेंदु जी द्वारा किया गया यमुना वर्णन अत्यंत आकर्षक बन पड़ा है। तो यमुना का जो वर्णन किया, तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनु सहाय। तो तरनी तनुजा तट तमाल, तरवर, तरवर मतलब बहु छाए, तरवर मतलब पेड़, तट तमाल मतलब उसके किनारे पर, तरनी तनुजा, ठीक है, ये नदी के लिए है। और यमुना का वर्णन किया गया है इन पंक्तियों में। ये पंक्तियां भी महत्वपूर्ण है, इनमें अनुप्रास अलंकार है तय तय की आवर्ती के कारण। तो आप यहाँ दिखा सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार है इन पंक्तियों में। ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं, काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम में। और प्रकृति का स्वच्छंद रूप से चित्रण किया, गंगा यमुना का वर्णन किया, और इन्होंने क्या किया, श्रृंगारिक चेष्टाओं का निरूपण भी किया है प्रकृति के माध्यम से। और हास्य व्यंग्य की प्रधानता, अगली प्रवृत्ति है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। और हास्य व्यंग्य में सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है इस युग में प्रताप नारायण मिश्र के, ठीक है। इस काल के कवियों ने हास्य व्यंग्यपरक रचनाओं के महत्व को समझते हुए इनके माध्यम से अंग्रेजी शासन, पाश्चात्य सभ्यता, सामाजिक अंधविश्वास एवं रूढ़ियों पर करारी चोट की। ये इन्होंने क्या किया, हास्य व्यंग्य का मतलब ये है, व्यंग्य का मतलब होता है कटाक्ष और आलोचना, और इन कवियों ने अपनी हास्य व्यंग्य रचनाओं के माध्यम से सीधा प्रहार किया अंग्रेजी शासन पर, पाश्चात्य सभ्यता पर, और जो सामाजिक अंधविश्वास और रूढ़ियां थी हमारे समाज पर, उन पर अपने काव्य रचनाओं के माध्यम से करारी चोट की। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों एवं एकांकियों में व्यंग्योक्तियों के माध्यम से तत्कालीन परिस्थितियों का सुंदर चित्रण किया। अंधेर नगरी के चूरन वाला कहता है, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, ये भी भारतेंदु जी की रचना है। ये अंधेर नगरी ये एक प्रहसन है विधा की दृष्टि से, आप इसे देखेंगे, प्रश्न पूछ लेते हैं। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। तो ये देखो, इसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। नए जमाने की मुकरी में कवि ने सामयिक बुराइयों पर व्यंग्य किए हैं। मद्यपान के संबंध में उनकी व्यंग्योक्ति देखिए, मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। ठीक है, तो ये पंक्तियां भी हैं जो इनके माध्यम से इन्होंने करारा व्यंग्य किया है। प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं कौन कौन सी हैं जो हास्य व्यंग्य परक हैं, तो वो हैं हर गंगा, हर गंगा, बुढ़ापा, उर्दू का श्यापा, हास्य व्यंग्य की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक उस समय भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति की एक प्रवृत्ति थी, और समस्या पूर्ति क्या होती है ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे। जैसे कि एक कवि ने एक पंक्ति लिख दी और आगे डैश डैश करके छोड़ दिया, तो उस पंक्ति को क्या करना होता था, पूरा करना होता था, यही समस्या पूर्ति थी। भारतेंदु काल के कवि समस्या पूर्ति के रूप में भी काव्य रचना करते थे। कोई एक पंक्ति या पद्यांश समस्या के रूप में दिया जाता था, और कवि जन विलक्षण कल्पनाएं करते हुए उस समस्या की पूर्ति हेतु काव्य रचना करते थे। मतलब आपको कोई पद्यांश दे दिया, कोई एक पंक्ति दे दी समस्या के रूप में, आगे कवि क्या करते थे, अपनी प्रतिभा का परिचय देते थे, और उस समस्या पूर्ति हेतु क्या करते थे, काव्य रचना करते थे।
समस्या पूर्ति का प्रमुख नियम यह था कि दी गई पंक्ति छंद या कविता के अंत में ही आनी चाहिए। मतलब ये था कि जो पंक्ति आपको दी गई है, वो जो आप काव्य रचना कर रही हैं, उस छंद के अंत में आनी चाहिए या उस कविता के अंत में वही पंक्ति आनी चाहिए। समस्या पूर्ति की ये परंपरा कवियों की प्रतिभा को परखने एवं उनके रचना कौशल की थाप पाने की कसौटी समझी जाती थी। कवि गोष्ठियों में समस्या पूर्ति की प्रतियोगिताएं होती थी और रसिक समाज इन्हें बड़े चाव से सुनता था। रसिक समाज जो इसमें रस लेता था, रुचि रखता था। समस्या पूर्ति के लिए जो विषय दिए जाते थे वे प्राय श्रृंगार से संबंधित होते थे। तो समस्या पूर्ति का विषय क्या होता था? श्रृंगार होता था। कानपुर की एक संस्था रसिक समाज में एक बार समस्या पूर्ति के लिए एक पंक्ति दी गई, पपिया जब पूछी है पीऊ कहाँ। तो इस समस्या की पूर्ति पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने इस प्रकार की थी, जैसे कि ये पंक्ति दे दी और इसको पूर्ति करनी थी। तो देखना, बन बैठी है मान की मूर्ति सी, मुख खोलत बोले न नाही न हाँ, ना हाँ बोले ना बोले, तुम ही मनोहारी के हारे परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ। तो ये समस्या पूर्ति वाली पंक्ति हैं। और देखो, वो जो समस्या पूर्ति वाली पंक्ति थी, पपिया जब पूछी है पीऊ कहाँ, तो ये समस्या पूर्ति की ये पंक्ति आपको समस्या के रूप में दे दी गई थी और इसकी शर्त होती थी कि वो जो समस्या पूर्ति वाली पंक्ति थी, वो उस समस्या की पूर्ति करने वाला कवि उस पंक्ति को लास्ट में लगाएगा। तो ये देखो, प्रताप नारायण मिश्र ने उस समस्या को पूरा किया और ये पंक्ति इसकी कविता के अंत में आई हुई है। वर्षा है प्रताप जू धीर धरो, अब लो मन को समझायो जहाँ, वह ब्यारी तवे बदलेगी कछु, पपिया जब पूछी है पीव कहाँ। तो ये समस्या पूर्ति का एक उदाहरण है। समस्या पूर्ति के माध्यम से कवि उक्ति, वैचित्र्य, अलंकरण एवं कल्पना का मनोहारी प्रयोग करने की रीतिकालीन प्रवृत्ति को काव्य में पर्याप्त प्रश्रय मिला। समस्या पूर्ति से संबंधित इस काल के प्रमुख काव्य संग्रह हैं। कौन कौन से हैं? जैसे कि अंबिका दत्त व्यासकृत समस्या पूर्ति सर्वसव, द्विजगंग कृत समस्या प्रकाश और गोविंद गिल्ला भाई कृत समस्या पूर्ति प्रतीप। ये 3 हैं। वैसे आज तक कहीं पूछी नहीं गई है, मैंने जो एग्जाम देखे हैं। ब्रज भाषा का प्रयोग एक 8वीं प्रवृत्ति है भारतेंदु युग की ब्रज भाषा का प्रयोग। भारतेंदु युग के अधिकांश कवियों ने ब्रज भाषा में ही काव्य रचना की। यद्यपि खड़ी बोली का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हो गया था, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। इन कवियों की भाषा पद्माकर एवं घनानंद जैसे परिष्कृत भाषा तो नहीं है, किंतु उसमें प्रवाह एवं स्वाभाविकता है। पंडित प्रताप नारायण की ब्रज भाषा में कन्नौजी का प्रभाव तथा उर्दू शब्दों का प्रयोग साफ झलकता है। और भारतेंदु जी ने यद्यपि साफ सुथरी ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तथापि उनकी रचना फूलों का गुच्छा, ये भी भारतेंदु की रचना है, में उर्दू के पर्याप्त शब्द हैं। और इस काल के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी रचनाएं लिखी, पर वे कला एवं भाव की दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। भारतेंदु युग में मुक्तक काव्य की प्रधान रही। मुक्तक काव्य मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया कि मुक्तक काव्य क्या होता है। सामयिक विषयों पर उद्देश्यपरक फुटकर पद लिखे गए, जिनमें भाव की गहनता एवं कला का उत्कर्ष दिखाई नहीं पड़ता। कुछ रचनाएं तो तुकबंदियां मात्र प्रतीत होती हैं। अधिकांश कवियों ने मुक्तक शैली में लिखा, तथापि कुछ काव्य प्रबंध काव्य में भी लिखे गए। कवियों ने कौन कौन से इसका छंदों का प्रयोग किया? दोहा, चौपाई, कुंडलियां, रोला, सवैया, हरिगीतिका, कवित जैसे पारंपरिक छंदों में काव्य रचना की, मतलब ब्रज भाषा का प्रयोग किया और इन छंदों में काव्य रचना की। मुक्तक काव्य भी लिखे गए, प्रबंध काव्य भी लिखे गए इस काल में। और भारतेंदु युग के कवियों ने कविता को रीतिकालीन परिवेश से निकालकर सामयिक समस्याओं से जोड़ दिया, ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है इस काल की। विदेशी शासकों के अत्याचारों का वर्णन भी उन्होंने किया, भले ही वह दबी जबान से किया गया है। भारतेंदु के रूप में एक सबल साहित्यकार हिंदी को प्राप्त हुआ। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहे जा सकते हैं। तो आधुनिक काल के जनक किसको माना गया है? भारतेंदु जी को माना गया है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है, आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? राष्ट्र और समाज को उद्बोधन देते हुए
उन्होंने कवि कर्तव्य का बखूबी पालन किया, जिससे वे साधुवाद के पात्र हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। और भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ ये मैंने आपको बताई, और यहाँ से हमारा शुरू हुआ था। तो ये 8-9 प्रवृत्तियाँ हैं, आपको याद रखना है। पहले तो आपकी थी शुरू में मैंने बताया था राष्ट्रीयता की भावना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, और फिर था आपका समाज की दुर्दशा का वर्णन, समाज की दुर्दशा का वर्णन, और फिर था आपका अगला श्रृंगारिकता, और फिर था भक्ति भावना, फिर था आपका भक्ति भावना, ब्रज भाषा, और इस तरीके से हमने ये सारी पढ़ी, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, ठीक है। और ये थी भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ। और शायद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।